नमस्ते, मेरा नाम ममता गौतम है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी बीएचसी कैंपेन को जो इन्होंने शुरू करा है। तो यहाँ पे किताबों का कलेक्शन बहुत अच्छा है और मेरी गुजारिश है आपसे कि प्लीज़ आप लोग आएँ, इस मुहिम से जुड़ें। किताबें देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो मैं छोटी-सी अपनी बात इस किताब पे कहना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छी लगी। इस पुस्तक का नाम है अम्बेडकर मीनिंग ऑफ लविंग हर्ट। तो इसका नाम बहुत अच्छा लगा मुझे और ये जो लिखी है वो योगेश मैत्रेय ने लिखी है, ये राइटर हैं। तो इस किताब में बहुत सारी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगी। ये किताब उन्होंने एक इसमें बहुत सारी कविताएँ हैं, उन्होंने कवि के तौर पे लिखी है। छोटे-छोटे आर्टिकल भी हैं जिसमें वो संवाद करते हैं। उन्होंने माँ के ऊपर लिखा है, उन्होंने कोविड के बारे में लिखा है, उन्होंने एंग्ज़ायटी के बारे में लिखा है, उन्होंने फूलन देवी के बारे में लिखा है और स्लम एरिया में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनकी क्या जिज्ञासाएँ होती हैं, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो ये इसका ढाँचा है और इसमें सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसमें पोर्ट्रेट भी हैं और पोएट्री भी है। तो चित्र इसको खूबसूरत बनाते हैं और चित्रों को आप देखेंगे तो उसमें अम्बेडकर बहुत अलग-अलग छवि में है। किसी में अम्बेडकर में फ्लावर्स हैं, किसी में वो जेल में बंद हैं, किसी में वो एक बहुत गहरे बिंदु की तरह है जो हमें बहुत गहरा सोचने के लिए उकसाते हैं। तो ये किताब जब शुरू ही होती है तो एक बहुत खूबसूरत सी पोएट्री के साथ शुरू होती है, जिसमें वो कहते हैं कि अम्बेडकर जिन्होंने अपने बच्चों को खोया और उसके बाद भी वो योद्धा की तरह लड़ते रहे। तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध में क्या होता है और क्या खो जाए जिसके बाद भी आपको लड़ना है। तो ये बहुत प्रेरणादायक पंक्तियाँ थी जो मुझे लगा और सच में हम सभी को जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। हम छोटी-छोटी चीज़ों के खो जाने से बहुत ही ज़्यादा कष्ट महसूस करते हैं या दुखी हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अपने बच्चों को खोने से ज़्यादा कष्ट एक पिता के लिए कुछ नहीं होता। उसी तरह जिस देश में आप रहते हैं, वहाँ के बच्चे दुखी हों तब भी आप खुश नहीं हो सकते। तो अम्बेडकर एक कलाकार भी हैं जिन्होंने बताया कि न्याय की कला क्या होती है। अम्बेडकर एक स्त्री मुक्तिदाता भी हैं जिन्होंने स्त्रियों से संवाद किया या उनके अधिकार की उन्होंने बात करी। और अम्बेडकर एक मनोवैज्ञानिक भी हैं जो समझते हैं कि बच्चे के अंदर की पीड़ा क्या होती है और उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो योगेश ने बहुत सारी बातें करी हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ के बारे में लिखा। उनकी माँ कहना जैसा तो ठीक नहीं होगा, जो माँ होती है, जो हमारी माँ होती है। तो उसमें एक व्यक्ति पूछता है अपनी माँ से कि ये आदमी अगर इतना पागल है तो आप इसको छोड़ क्यों नहीं देती हैं? वो कहती हैं कि अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो एक ब्रोकन चाइल्ड का जन्म होगा। मतलब डिसफंक्शनल फैमिली में जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो चाइल्ड कैसा होता है? वो बिना प्यार के कैसे रहेगा या एक पिता के बिना कैसे रहेगा? उसके कारण पूरी एक स्त्री अपना जीवन बर्बाद कर देती है। जैसे कि डायना थी, वो हमेशा ही कहती थी कि मैं प्रिंस से इसलिए डिवोर्स नहीं ले पाई क्योंकि मैंने अपने माता-पिता का डिवोर्स देखा था और मैं हमेशा से ही उस संघर्ष में मैं जूझती रही कि जिस तरह से मैंने अपना जीवन जिया, मेरे बच्चे ना जिएँ। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए और एक दिन मुझे डिवोर्स लेना पड़ा और डिवोर्स मुझसे ले लिया गया। तो पुरुष कितनी अपनी जीवन को प्राथमिकता देने के पक्ष में रहा है और स्त्री किस तरह से अपने जीवन को पक्ष को महत्वपूर्ण नहीं देती है। तो फिर वो सोचते हैं कि अच्छा माँ इस स्तर पे सोचती है, तो फिर वो संवाद करते हैं कि माँ तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा इतिहास क्या है? तुम्हें कौन-सी किताबें पढ़ना पसंद है? तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? तुम इन हालातों में कैसे फँस गईं? तुम्हें क्या इस आदमी से शादी के लिए मजबूर किया गया था? तो ये चंद सवाल हैं जो मुझे लगता है कि सिर्फ़ वो एक माँ से नहीं पूछे जा रहे हैं, वो संपूर्ण स्त्रियों से पूछे जा रहे हैं कि क्यों आप इतनी निरही हो गईं या फिर क्यों आप इतनी निर्बल हैं। दूसरी बात है जो योगेश कोविड के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे दोस्त कौन होते हैं या हमारे आस-पास कौन कैसे लोग रहते हैं, वो हमारे जाति के ही लोग होते हैं। तो मैं ये सोच के बहुत दुखी था, क्या कोविड में लोग अपनी जातियों को देख कर के ही मदद कर रहे थे? क्योंकि हमारे भारत में वो सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं चाहूँगा कि लोग जाति जैसी चीज़ों को छोड़ें क्योंकि ये बहुत ही बुरी चीज़ है। और वो कहते हैं कि जब किसी धरती में जाति का बीज डाल दिया हो, तो वो जाति जैसा विषैला पेड़ के रूप में ही आगे आएगा। तो हमेशा हमें धरती में ऐसे बीज डालने चाहिए कि गुलाब खिले, गेंदा खिले या चंपा खिले
पर वो बहुत ज़्यादा इस तरह का ना हो कि वो किसी समाज को कष्ट दे। तो कोविड में जाति का भी एक फैक्टर था, या फिर गरीब लोग किस तरह से जूझ रहे थे, जिस पे उन्होंने बात रखी। और दूसरी बात जो उन्होंने लिखी है, वो स्लम एरिया में जो बच्चे होते हैं, वो खुद भी शायद बस्ती से थे। तो जो बस्ती के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं, या जवाहरलाल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में आते हैं, या जामिया या फिर किसी भी स्कूल में आते हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगह पे उनका क्या संघर्ष होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शायद 80% लोग हों जो अच्छे घर से आते हों, 20% लोग ऐसे हों जो अच्छे घर से नहीं आते हों। तो बहुत बड़ा संघर्ष चलता है, और किस तरह से लोग आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं, या किस तरह से अकेलेपन से गुजरते हैं। जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ, तो मेरी सिस्टर यहाँ पे नहीं रही और मेरे ब्रदर नहीं रहे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ट्रॉमा का या आपके अकेलेपन का भी कारण बन जाती है, क्योंकि आपके आसपास कोई भी अपना नहीं है जो आपको प्यार करेगा, या अनकंडीशनल लव जैसी चीज़ें भी कोई रहेगी। लोग अपने छोटे छोटे समूह बनाते हैं, जिसमें वो जेंडर के हिसाब से भी बना सकते हैं, जाति के हिसाब से भी बना सकते हैं, या वर्ग के हिसाब से भी बना सकते हैं। लेकिन इस जगह पर एक अलग तरह का द्वंद्व है, या बच्चे जूझ रहे हैं। वो कहते हैं, जब मैं अपनी बस्ती में रोज उठता हूँ और जब मैं महसूस करता हूँ कि क्या मैं यहीं मर जाऊँगा, क्या मेरे सपनों को अब उड़ान नहीं मिलेगी। और आपको पता है कि सपने मर जाने का डर मुझे रोज रात भर सताता है, और अब मैं सोना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि जब मैं किसी के साथ प्रेम संबंध में था, या फिर हमें हमेशा ही लगता है कि प्रेम क्या है, तो लोग कहेंगे कि एक आकर्षण है, किसी को देखा और प्यार हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जब अन्याय हो रहा हो और वहाँ पे न्याय की उपस्थिति ही प्रेम है। मतलब आपको लगे कि अब आपके साथ न्याय होगा, जहाँ पे आपके जख्म भर रहे हों, वही प्यार है। और प्यार की यही परिभाषा योगेश ने दी है, और सही बात है। जो आपको हील करता है, जो आपकी सिचुएशन को समझता है, यहीं से प्यार शुरू होता है। और ये आकर्षण से बहुत दूर एक दूसरे को समझने की परिभाषा ही प्रेम की परिभाषा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और कई तरह के संघर्ष हैं जो हमारे बीच में चलते रहते हैं, जैसे कि मैं कहीं और से आई हूँ और कोई किसी और जगह से आया है। जब वो दो तरह के लोग मिलते हैं, तो एक इंसान निरंतर एक कष्ट में है, तो उस कष्ट का वो निजात कैसे पाए, उसके कारण उसके व्यक्तित्व में कड़वाहट आ जाती है। जैसे कि हमें हमेशा ही लगे कि अरे यार, ये व्यक्ति इतना कड़वा क्यों है, ये हमेशा जाति की बात क्यों करता है, यार ये स्त्री इतनी मूर्ख क्यों है, ये हमेशा इस पितृसत्ता की बात क्यों ही करती। तो ऐसे लोगों में हमें कड़वाहट दिखती है, और ऐसे लोगों से हम नफरत करने लग जाते हैं, लेकिन दूर भाग जाते हैं। तो योगेश कहते हैं, नहीं, इस कड़वाहट को समझने की ज़रूरत है। और मैंने हमेशा ही चाहा है कि जो मेरी कड़वाहट को नहीं समझते वो मुझसे दूर चले जाएं। और मैं इसलिए चाहता हूं कि मैं उन्हें दुख ना दूं, और मैं दुख उन्हें इसलिए नहीं दे रहा कि मैं उनसे प्यार करता हूं, लेकिन जिस दिन वो मुझसे संवाद करेंगे, उस दिन मेरी कड़वाहट दूर हो जाएगी, और हम लोग प्यार पर एक रास्ते के मार्ग पर बनाने के लिए उसे आगे चल देंगे। तो ये किताब बहुत अच्छी थी, जिसने मुझे प्रेरित करा प्रेम को समझने के लिए, या फिर एक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहूँगी, वो उन्होंने लिखा है कि जो जिसका शोषण होता है उसका कोई इतिहास नहीं होता, उसकी कोई भाषा नहीं होती, वो दूसरों की भाषाओं को बोलता है, दूसरे के इतिहास को जानने की कोशिश करता है। और वो एक चालसाजी की बात करते हैं कि ये चालसाजी इतनी इसको सघनता से बनाया गया है कि आप पहचान भी नहीं सकते कि अरे ये तो मेरी भाषा नहीं थी। जैसे आदिवासी की भाषा अलग होती है, एक स्त्री की भाषा अलग होती है, एक बच्चे की भाषा अलग होती है, और कोई कहे कि नहीं आपको यही भाषा बोलनी है, और मैं कहूँ कि मेरी ये भाषा नहीं है, तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं पागल हूँ। लेकिन मैं बता दूंगा कि मैं अब आपकी चालसाजी को समझ गया हूँ, इसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। और ये बात मैंने अम्बेडकर से सीखी है कि कैसे अन्याय के खिलाफ मुझे अपनी आवाज़ उठानी है, और न्याय का मुझे समर्थन करना है। मुझे अपना इतिहास गढ़ना है, मुझे अपनी भाषा गढ़नी है, मुझे अपना एक अच्छा सा समाज बनाना है। तो इस किताब ने मुझे हेल्प करी। थैंक यू सो मच। मैं इस कैंपेन को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक अच्छी किताब से मेरी मुलाकात हो पाई, और इस किताब ने मुझे अट्रैक्ट किया। और यहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा है, आप दलाई लामा को पढ़ सकते हैं, गौतम बुद्ध को पढ़ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ सकते हैं, हर तरह की यहाँ पे किताबें हैं। तो थैंक यू मुझे बुलवाने के लिए, शुक्रिया।